हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीपीसीएस वन चैनल लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए लगातार जो क्विक रिवीजन फैक्ट्स हैं वो आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों पर प्रोवाइड करा रहा है। उसी के कंटिन्यूएशन में ये वीडियो सीरीज़ है आपके सामने, जो उन क्विक रिवीजन फैक्ट्स को थोड़ा और एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, मैं इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले ही ये बताता हूँ कि अगली जो वीडियो होगी हमारी, वो हमारी बेस्ड होगी जो यूपीपीसीएस ने अभी जो एग्ज़ाम जो लीक हुए थे या कैंसिल हुए थे, उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम कराए हैं उसका जो जीएस का पोर्शन है उसको हम डिटेल में करने वाले हैं। जो हमारी अगली वीडियो होगी वो हमारी उस पर बेस्ड होगी, और जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि अभी तो हमने कुछ ही फैक्ट्स आप लोगों को कराए हैं, उसमें से भी वहाँ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। तो आप लोग इस सीरीज़ को बिल्कुल भी लाइट नहीं लीजिएगा, और जितने भी फैक्ट्स आपको बता रहे हैं उन फैक्ट्स को आप देखते रहिए, याद करते रहिए, अपनी नोटबुक में लिखिए, और इस वीडियोस को भी देखकर उसको और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि देखिए, पढ़ना एक अलग चीज़ होती है, और लेकिन एक जो इमेज की जो मेमोरी होती है ना, वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होती है। जैसे कल मैंने आप लोगों को समझाया था पासिस के बारे में, जो दर्रे थे उनके बारे में समझाया था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपका कश्मीर में, किस तरह से मणिपुर, आपका अरुणाचल प्रदेश, और नीचे फिर आपका वेस्टर्न घाट में हमने किस तरह से जो दर्रे थे या पासिस थे उनको हमने देखा था। तो आज जो इसी सीरीज़ में, यानी मैं फिर एक बार बताता हूँ कि हम कल करेंगे, जो बहुत अच्छे से मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यूज़ कर सकते हैं अपने आगे जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए। तो कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा रहेगा, सीखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। आज के लिए कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी जो इकोनॉमी से रिलेटेड, और आज मैं खुद मुझे लगा था इकोनॉमिक्स में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कर्व हैं, जो ग्राफ हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उनको यूपी पीसीएस कहिए या दूसरे पीसीएस या फिर यूपीएससी, किसी न किसी फॉर्म में उसको घुमा फिरा कर पूछ लेती है। कई बार तो उसका पैटर्न पूछ लेती है, कई बार पूछ लेते हैं कि मतलब किस किस किन दो क्वांटिटी जो है उनके बीच में वो ग्राफ बन रहा है। तो आज हम इसको देखेंगे। ये जो कंटेंट है मेनली इंग्लिश में है, मेनली क्या टोटली इंग्लिश में है, लेकिन आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि जहां आपको समझ में नहीं आ रहा हो। अब देखिए, जैसे फिलिप्स है, अब फिलिप्स तो नाम हिंदी में भी फिलिप्स ही रहेगा, इंग्लिश में भी फिलिप्स ही रहेगा। जो बीच की कहानी है ये आपको समझने की कोई ज़रूरत है नहीं, ये मैं आपको समझाऊंगा। तो आपको ये परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि ये आपने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में रखा है, हिंदी में नहीं है। तो आप बिल्कुल भी इसके लिए परेशान या टेंशन नहीं लीजिए, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, वीडियो देखिए, नहीं समझ में आए तो फिर क्वेश्चन कीजिएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट कर्व्स हैं हमारे जो इकोनॉमिक्स में है, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं अपना फिलिप्स कर्व। जो फिलिप्स कर्व है बेसिकली वो दिखाता है आपके इन्फ्लेशन। फिलिप्स कर्व किस किस के बीच में होता है? आपका इन्फ्लेशन और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये दिखाता है कि जैसे जैसे अगर हाई इन्फ्लेशन है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका, देखिए इस तरह से रिवर्स इनवर्स रिलेशन है इसके बीच में। इट शोज द ट्रेड ऑफ बैलेंस बिटवीन unemployment and inflation. It indicates that to reduce an unemployment and economy had to adjust with higher level of inflation. ऐसा है कि जैसे इन्फ्लेशन, महंगाई, जो महंगाई है, महंगाई को इन्फ्लेशन, या अगर बिल्कुल टर्म कहें तो मुद्रास्फीति। अब सारी जो सरकार है उसकी कोशिश होती है कि किस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है आरबीआई के अंडर, तो उसका भी काम क्या है कि जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करना। एक रेंज है 4% ±2%। ये एक रेंज है जिसके बीच में मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करना है। अब आप लोग ये कह सकते हैं भाई देखिए, महंगाई को बिल्कुल ही कम कर दें, महंगाई को जीरो कर दें। तो ये ही बस बेसिकली आपको समझना है, ना ज़्यादा इन्फ्लेशन अच्छा है ना कम अच्छा है। अगर मान लीजिए जैसे यहाँ ये 4 ±2 है, अगर ये 2% से कम हो गया इन्फ्लेशन, तो यहाँ भी आरबीआई को जवाबदेही तय होती है कि आप ये बताइए इससे कम महंगाई क्यों है। और अगर 6% से ज़्यादा हो गया तो यहाँ भी जवाबदेही है। तो आप लोगों को ऐसा, बहुत सारे जो कॉमन पीपल हैं उनको ऐसा लगता है कि भाई महंगाई बढ़ रही है, महंगाई को जीरो क्यों नहीं कर देते? तो ऐसा नहीं है,
उसके अलग अलग इम्प्लीकेशन है। तो यहाँ यह है कि इन्फ्लेशन अगर एक मॉडरेट रेट पर है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी कम है। यहाँ पर देखिए 3%। इन्फ्लेशन जैसे जैसे कम होता आ रहा है आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है। तो इन्फ्लेशन अगर एक मॉडरेट लेवल पर हाई है तो उस टाइम में आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है, जो बेरोजगारी है, वो कम होगी। इन्फ्लेशन अगर हाई है तो बेरोजगारी क्या होगी, कम होगी। देखिए यहाँ पे जैसे देखिए 7%, ये 5% पर यहाँ 3% है। अगर यही इन्फ्लेशन आपका 2% हो गया तो यहाँ 6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो जाएगी। तो इस तरह से है इन्फ्लेशन वर्सेस अनएम्प्लॉयमेंट। और क्या है कि इन्फ्लेशन अगर एक लेवल तक है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम रहेगा, और इन्फ्लेशन अगर आप कम आते रहेंगे, कम करते रहेंगे, बहुत कम करेंगे, तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगी। तो इन्फ्लेशन वर्सेस अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो कर्व है उसका नाम है फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व किस किस के बीच में है? फिलिप्स कर्व है आपका इन्फ्लेशन वर्सेस अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन क्या है? मुद्रास्फीति। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? बेरोजगारी। तो बेरोजगारी वर्सेस इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशन वर्सेस बेरोजगारी, मुद्रास्फीति वर्सेस बेरोजगारी जो है उसको दिखाता है फिलिप्स कर्व। और ये कर्व मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूं किस तरह से है। ये आपका हो गया इन्फ्लेशन रेट और ये हो गया आपका अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये कर्व है इस तरह से, यानी कि अगर इन्फ्लेशन यहां थोड़ा हाई है तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगी, लेकिन अगर इन्फ्लेशन कम हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगी। ये इस तरफ बढ़ रहा है, ये इस तरफ बढ़ रहा है। और अगर यहां पर हो जाता है आपका इन्फ्लेशन और कम हो गया तो देखिए अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ गया, क्योंकि ये इस तरह से बढ़ रहा है। यहाँ मान लीजिए 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9% है। तो इस तरह से है इन्फ्लेशन, यानी कि मुद्रास्फीति वर्सेस बेरोजगारी जो है वो दिखाता है क्या? आपका फिलिप्स कर्व। तो ये आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी हिंदी इंग्लिश वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। नाम है फिलिप्स, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी। ठीक है, तो अब देखते हैं हम अपना अगला एक और ग्राफ, अगला कर्व देखते हैं। ये जो अगला कर्व है ये है कुजनेट कर्व। कुजनेट जो है, कुजनेट भी देखिए अब नाम है एक साइंटिस्ट का। कुजनेट बेसिकली 2 चीजों के लिए दिखाया जाता है। कुजनेट एक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और एक अपना है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। बेसिकली कुजनेट क्या दिखाता है कि किसी भी इकोनॉमी में, पहले मैं इसको छुपा लेता हूं, किसी भी इकोनॉमी में जब ग्रोथ हो रही है तो जब उसका इकोनॉमिक लेवल, जैसे अगर स्टेजेस देखें आप, अंडर डेवलप्ड, डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड, तो इस तरह से इनइक्वालिटीज बढ़ेंगी। पहले एक लेवल तक बढ़ेंगी और फिर एक लेवल आएगा जब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी और साथ साथ अनइक्वालिटीज घटती चली जाएंगी। तो ये इसको बोलते हैं इन्वर्टेड यू, यानी कि उल्टा यू जो है या पैराबोला जो है उसकी शेप का होता है। और कुजनेट कर्व जो है एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप बिटवीन किसके? ग्रोथ और इनइक्वालिटी के। ये ग्रोथ को इसने किस टर्म में दिखाया है? ग्रोथ को दिखाया है इसने पर कैपिटा इनकम के बारे में। पर कैपिटा इनकम और इनइक्वालिटी इसने बताया कि जैसे इधर अगर आप देखिए पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। देखिए भाई पर कैपिटा इनकम कब बढ़ेगी? जब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अब आप पहले लीस्ट डेवलप कंट्री हैं, फिर आप डेवलपिंग कंट्री हैं, फिर आप डेवलप्ड हैं। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से एक डेफिनेशन है जिसमें डिफाइन किया जाता है लीस्ट डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड एंड डेवलप्ड। इस क्राइटेरिया को आप देखेंगे कुछ है $2000 से लेके 4000, लेस देन 2000 से लेके 8000 तक, और मोर देन $8000 जो है उसमें डिफाइन करते हैं कि कौन आपकी अंडर डेवलप्ड है या लीस्ट डेवलप्ड है, कौन आपकी डेवलपिंग है और कौन आपकी डेवलप्ड है। ये क्राइटेरिया आप लोग देखेंगे और देखकर मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये आपका वर्ल्ड बैंक की साइड से है। बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है क्योंकि इंडिया के भी ऊपर ये डिबेट चलती रहती है कई बार कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप में आने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। तो वो बेसिकली क्या क्राइटेरिया है? एक क्राइटेरिया है पर कैपिटा इनकम, जो बताता है कि कौन कंट्री कब डेवलपिंग है, डेवलप्ड है और या लीस्ट डेवलप्ड है। तो इसने बताया कि जब आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है तो देखिए इनइक्वालिटीज ऐसे बढ़ती जा रही है, लेकिन एक लेवल आएगा जब यहाँ पे सैचुरेशन आ जाएगा, यानी कि बस अब ये रुक गई, इससे ज्यादा इनइक्वालिटीज नहीं बढ़ेंगी और ये यहाँ पर फिर नीचे कम होने लगेगी।
अगर आप न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं तो आप देखते होंगे, बहुत ज़्यादा सुनते होंगे, एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम है ऑक्सफैम रिपोर्ट। ऑक्सफैम रिपोर्ट है किसके ऊपर? इनइक्वालिटीज के ऊपर। इनइक्वालिटी मींस असमानता। तो ये जो रिपोर्ट है ऑक्सफैम की रिपोर्ट, इसने बताया कि जो हमारे टॉप 10% है वो लगभग 70% जो वेल्थ जनरेट हो रही है इंडिया में उसको वो कैप्चर कर लेते हैं। या टॉप 1% जो है उनके पास जो रिसोर्सेज है वो टॉप बॉटम 40% के बराबर है। यानी कि जो टॉप 1%, जो नीचे वाले 40% है, उनके मतलब जो टोटल जो रिसोर्स जनरेट हो रही है उसका 40% वो ले लेते हैं। तो इनइक्वालिटीज इंडिया में बहुत ज़्यादा है। ऑक्सफैम रिपोर्ट ने कहा अभी क्या है, अगर आप ट्रेंड देखेंगे हमारे यहाँ इनइक्वालिटीज बढ़ती रहेंगी जब तक एक सैचुरेशन लेवल नहीं आएगा, और जब पर कैपिटा इनकम एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच जाएगी तो इनइक्वालिटीज सैचुरेशन हो जाएगा और फिर धीरे धीरे इनइक्वालिटीज कम होने लगेगी। तो ये कुजनेट कर्व जो है वो किस किस के बीच में है? इनइक्वालिटीज, असमानता और आपके पर कैपिटा इनकम, पर व्यक्ति आय जो है उसके बीच में ये आपका दिखाता है रिलेशन को। तो ये इनइक्वालिटी हो गया, ये आपका पर कैपिटा इनकम। इसको बोल देते हैं पैराबोलिक, इन्वर्टेड पैराबोलिक या इन्वर्टेड यू शेप वाला जो कर्व है वो है आपका कुजनेट कर्व। तो यहां आपका इसने बताया इनइक्वालिटीज, यहां पर कैपिटा इनकम। इसी तरह से कुजनेट का एक और कर्व है जो दूसरी फिनोमिना को शो करता है, हम उसको भी देख लेते हैं। दूसरा फिनोमिना जो है हमारा वो है इन्वायरमेंटल कुजनेट कर्व। क्या है? इन्वायरमेंटल कुजनेट कर्व। वो था कुजनेट कर्व, ये है इन्वायरमेंटल कुजनेट कर्व। उसने क्या बताया था यहां पर कि यहां पर है इनइक्वालिटीज और यहां पर है पर कैपिटा इनकम, पीसीआई। इनइक्वालिटी, असमानता और पर कैपिटा इनकम, ये था आपका जो नॉर्मल कुजनेट कर्व है। लेकिन आपका इन्वायरमेंटल कुजनेट कर्व जो है इसमें क्या है, ये दिखाता है रिलेशनशिप कि किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, और साथ ही साथ यहां दिखाएगा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। यहां क्या दिखाएगा अब मैं आपको बताता हूं। जैसे वहां मैंने दिखाया था आपको, इस साइड आपकी इनइक्वालिटी दिखाई थी और यहां आपकी पर कैपिटा इनकम। इन्वायरमेंटल कुजनेट कर्व में है क्या है, ये जो कर्व है यहां दिखा रहा है कि किस तरह से आपका इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, और इस साइड में दिखा रहा है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसको दिखा रहा है पर कैपिटा इनकम की ही फॉर्म में। अब इसका कहना यह है कि जब इकोनॉमी ग्रो होती है तो आपका इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होता है। क्या होता है? इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होता है। लेकिन धीरे धीरे जब आपकी इकोनॉमी एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच जाती है तो फिर इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन कम होता है। अब जैसे कि मैं बिल्कुल इसका एग्जांपल बताता हूं आपको कि इंडिया में बहुत बार ये क्रिटिसिज्म होता है गवर्नमेंट का कि फॉरेस्ट क्लियरेंस दे दिया है। अगर आप अगर इसको 20 साल पहले देखें या अब से 30 साल पहले देखें तो ऐसे चैलेंजेस नहीं थे। लेकिन आज जो है इन्वायरमेंट एक बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट हो गया है। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज जो भी इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रही है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन अगर आप यहीं पर उन कंट्रीज को देखें जो स्कैंडिनेवियन कंट्री, यानी कि जो आपकी नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, यहाँ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत कम है क्योंकि यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ, पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है। तो जहां जहां अभी इकोनॉमिक ग्रोथ, पर कैपिटा इनकम कम है अभी, वहां वहां इन्वायरमेंट का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो ये क्या है कि ये बताता है कि देखिए भाई इन्वायरमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे आपके जो मिनरल्स कहिए या फॉरेस्ट कहिए, जो है आप जब तक उसको एक्सट्रैक्ट नहीं करोगे, कोयले की खान जब तक आप खोदोगे नहीं, जो आयरन है आपका, एल्युमिनियम है, जो जब तक आप वहां से खान निकालेंगे नहीं, खनन नहीं करेंगे, एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे, तो आप इंडस्ट्रियल ग्रो कैसे करेंगे? तो इंडस्ट्रियल ग्रो करने के लिए आपको उसको एक्सप्लॉइट करना है, वो जुड़ा हुआ है इन्वायरमेंट के साथ, तो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होगा ही। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है वो स्टार्टिंग में बढ़ेगा, इस तरह से एक लेवल आएगा, यहां पर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ चल रही है और ये आपका डिग्रेडेशन हो रहा है। डिग्रेडेशन ऐसे, इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसे, डिग्रेडेशन ऐसे, लेकिन एक ग्रोथ लेवल आएगा जहां पे डिग्रेडेशन रुक जाएगा। अब आप इन्वायरमेंट पे भी बहुत ध्यान देंगे। इन्वायरमेंटल जो
जो प्रोसेस है उसको बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे तो क्या होगा, अब डिग्रेडेशन कम होने लगेगा। जैसे कि अगर आप देखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लेकर के आई अफॉरेस्टेशन, यानी कि जो कैंपा बिल है या कैंपा एक्ट है, वो किस लिए था कि भैया जो आपने फॉरेस्ट को काटा है उसके बदले में आप दूसरा फॉरेस्ट लगाइए। जो आपने फॉरेस्ट की जमीन ली है उसके बदले में आप दूसरा फॉरेस्ट लगाकर दीजिए। आप चाहे तो यहां लगाइए चाहे वहां लगाइए, लेकिन उसे कंपनसेट कीजिए। तो यानी कि पेड़ कट रहे थे, जंगल कट रहे थे, लेकिन साथ ही साथ अब दूसरी जगह लग भी रहे हैं। तो ये क्या है कि आप धीरे धीरे ध्यान देंगे, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कम होगा। अब जैसे कि आप अब से पहले देखिए कि भाई कोयले की ट्रेन होती थी, लेकिन अब इलेक्ट्रिक ट्रेन में है। आने वाले टाइम में हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेन होगी। जो ट्रांसपोर्टेशन है, पहले आपका डीजल से बस चलती थी, अब सीएनजी से चल रही है। सीएनजी क्लीन है, हो सकता है सीएनजी भी आगे आने वाले टाइम में रिप्लेस हो जाए हाइड्रोजन से, वो और ज्यादा क्लीन है। इसी तरह से जो गाड़ियां हैं आपकी पेट्रोल डीजल वाली थी, अब वो फिर सीएनजी बेस्ड हुई, अब वो इलेक्ट्रिक भी आ रही है। तो आप देख रहे हैं ना किस तरह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है। अगर आप देखें, सूडान के बारे में सोचें, साउथ सूडान के बारे में सोचें, नाइजर के बारे में सोचें, क्या वहां इतना ज्यादा ध्यान दिया जा रहा होगा कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाना है? वहां इतना ध्यान दिया जा रहा होगा कि क्या आपको हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल यूज करना है? वह नहीं दिया जा रहा। हमसे भी आगे है, जैसे कि डेनमार्क हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया है। तो जिस तरह से इकोनॉमिक लेवल आपका बढ़ेगा, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कम होगा। और आप उस तरह से इसको देखेंगे, ये भी उल्टा यू होता है। तो ये जो चीज है यहाँ पर, ये है प्री इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज। प्री इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बढ़ेगा। यहां पर आगे आपकी इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज, यहां पर आके ये स्टैग्नेंट हो जाएगा। और ये पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज है, यानी कि जो सर्विस सेक्टर बेस्ड इकोनॉमीज है, सर्विस सेक्टर पे बेस्ड है। जो आपकी तृतीय यानी कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। तो ये टर्शरी सेक्टर वाली है पोस्ट इंडस्ट्रियल जो सर्विस सेक्टर बेस्ड इकोनॉमीज। तो यहाँ पे क्या है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कम होगा और ग्रोथ बढ़ती रहेगी। यानी कि ग्रोथ ऐसे बढ़ेगी और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन पहले बढ़ेगा, बढ़ते 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 ये कम हो जाएगा। और ऐसा नहीं है आप इसे यहां सोचो ये जीरो हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये बस एक इस तरह से कर्व है, उल्टा यू बोल दीजिए या इन्वर्टेड पैराबोलिक शेप बोल दीजिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ हिंदी और इंग्लिश का कोई मसला नहीं हुआ होगा। तो ये हो गया आपका इन्वायरमेंटल कुजनेट कर्व। हमने पहले देखा फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व क्या दिखाता है, इनइक्वालिटीज। ये लाइन पे है इनइक्वालिटीज और ये लाइन पर है आपका अनएम्प्लॉयमेंट। इनइक्वालिटीज मींस असमानता, सॉरी इन्फ्लेशन। ये है इन्फ्लेशन, ये है इनइक्वालिटी, ये है आपका अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। अगर हाई इन्फ्लेशन है, हाई इन्फ्लेशन है, मॉडरेटली हाई है, तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कम होगा। लेकिन अगर आपका इन्फ्लेशन लेवल काफी कम हो जाएगा तो बेरोजगारी आपकी बढ़ जाएगी। इसका कर्व कुछ इस तरह से होता है। ये हो गया आपका इन्फ्लेशन और ये हो गया आपका अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये इस तरफ से बढ़ेगा और ये आपका इस तरफ से है। तो ये जैसे जैसे ये कम हो, ये बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा, और इन्फ्लेशन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगी। और फिर देखा हमने कुजनेट कर्व। कुजनेट कर्व आपका इनइक्वालिटीज और इकोनॉमिक ग्रोथ को दिखाता है। इन्वायरमेंटल कुजनेट कर्व आपका लेवल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कि जो आपका इन्वायरमेंट को जो नुकसान है उसको दिखाता है। और नीचे आपके पर कैपिटा इनकम यानी कि जीडीपी ग्रोथ को दिखाता है। ठीक है, अब हम इससे आगे चलते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो आप बच्चों को तो आप पूछ सकते हैं। बाकी देखिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि हिंदी और इंग्लिश का कोई मसला ना रहे, लेकिन अगर फिर भी रहेगा तो मैं कोशिश करूंगा दोबारा से इस चीज को पढ़ाने की। लेकिन फिलहाल मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को कोई भी इशू ना आए हिंदी और इंग्लिश को लेकर। देखिए मैं एक चीज बताता हूं आप लोगों को। मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने कुछ टाइम पहले एग्जाम दिया था और उस टाइम में इंग्लिश में अच्छी बुक्स अवेलेबल नहीं थी। उन्होंने आपका हिंदी से ट्रांसलेट कर करके अपना पढ़ पढ़ के अपने हिसाब से पॉइंट्स बना लिए। और मैं उनका नाम भी ले सकता हूं, वो यूपी में एसडीएम है। ठीक है, और ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां जो ये चैलेंजेस आते हैं ना, इन चैलेंजेस को आगे बढ़ के आप लोगों को करना होता है। एक हमारे दोस्त हैं, मैं उनका नाम लूंगा यहाँ पे, शैलेंद्र। शैलेंद्र जो है करंटली
अभी करंटली तो मैं बाद में बताऊंगा वो क्या है। वो टिपिकल हिंदी मीडियम से थे, टिपिकल हिंदी मीडियम से। अब क्या हुआ, जब यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की, उन्होंने देखा कि उनको बहुत जो क्वालिटी मटेरियल है या इवैल्यूएशन है वो इतना ज़्यादा सही से अवेलेबल नहीं है, तो उन्होंने इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, और एग्जाम होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, वो तो आपका इंग्लिश में ही होता है, उसमें आपका हिंदी मीडियम ही नहीं है। तो उन्होंने वो एग्जाम दिया और उन्होंने उसको क्वालिफाई किया, वो बने आपके इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर। उसके बाद भी उनका दिल नहीं भरा, वो बने, फिर उन्होंने एग्जाम दिया, वो बने फिर आईपीएस। तो करंटली वो आईपीएस है। और ये बस इसलिए बताने के लिए कि मैं आपको ये नहीं मोटिवेट कर रहा हूं कि हिंदी नहीं पढ़िए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कुछ चैलेंज है तो चैलेंज को एक्सेप्ट भी कीजिए। आप जिस चीज को कर सकते हैं उस चीज को कीजिए। और तो इस तरह से मतलब भाई जिंदगी क्या है, जिंदगी चैलेंज ही तो है, एक हर दिन एक नया चैलेंज होता है। अब या तो चैलेंज से मतलब परेशान होते रहिए, बस ये बैठ के ये कि यार इंग्लिश में नहीं करा दिया, हिंदी में नहीं करा दिया, ये हो गया, उससे आगे बढ़िए। ठीक है, ठीक है, मतलब नहीं है, लेकिन भाई जितना समझ सकता हूं उतना तो समझूंगा ना। तो बस उतना एटीट्यूड रखिए कि कोशिश करूंगा, बाकी बहुत ज्यादा दिक्कत होगी तो ठीक है, अपना ही कोशिश करूंगा मैं फिर। तो अभी हमने क्या क्या देखा, बहुत हो गया। अभी हमने देखा आपका फिलिप्स कर्व, फिर कुजनेट कर्व, फिर इन्वायरमेंटल कुजनेट कर्व, और चौथा है आपका लेफर कर्व। लेफर कर्व जो है वो रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन टैक्स रिवेन्यू, टी आर, और यहां पर है आपका टैक्स रेट। दोनों टी आर हैं तो लिख देता हूं, रिवेन्यू, यानी कि सरकार की जो आमदनी है टैक्स से, टैक्स रिवेन्यू और टैक्स रेट के बीच में इसने एक रिलेशनशिप दिखाया है। भाई जब बहुत पहले की बात है, मेरे एक दोस्त था, उसने कहा जब यार देखो सरकार टैक्स पे डिपेंड करती है तो सरकार ऐसा क्यों नहीं करती टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दे। अब जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो सबसे पहले तो कोई बिजनेस क्यों करेगा। मान लीजिए आपने बिजनेस किया, आपको 50 लाख की जो भी उस पर आपने इनकम जनरेट की, मुनाफा हुआ, अब उस पर सरकार कह दे भाई 60% टैक्स लगेगा, 70% टैक्स लगेगा, जैसा अंग्रेजों के टाइम में था। अगर आपको याद हो, जमींदारी में क्या था, जमींदारी में 1/11 हिस्सा तो जाता था जमींदार को और 10/11 हिस्सा जाता था ब्रिटिश को, और ये था जमींदार को। तो जमींदार के पास क्या कोई इंसेंटिव होगा कि वो जमीन की उपज को बढ़ाए। भाई जमींदार को पता है मुझे मिलना ही क्या है, मामूली सा मिलेगा, इस मामूली से के लिए मैं बहुत माथापच्ची क्यों करूं। तो इसलिए एक रेट को अगर आप देखेंगे ना, जमींदारी, रेयतवारी और महलवारी, टैक्स रेट कम हुआ है, टैक्स रेट जो है ना वो कम हुआ है। अगर आप इस चीज को एनालाइज करेंगे, मेंस में इसी तरह से पढ़ते हैं आप लोग, चीजों को एनालाइज करके, रट के नहीं, एनालाइज करके। तो यहां जमींदार को कोई भी इंसेंटिव नहीं होगा। इसी तरह जैसे मैंने क्वेश्चन से स्टार्ट किया था कि मैंने अपने दोस्त से कहा भाई सरकार जो है बहुत ज्यादा टैक्स क्यों नहीं बढ़ा देती, उससे बहुत मुनाफा हो जाएगा, जितने भी डेफिसिट है वो सारे के सारे डेफिसिट खत्म हो जाएंगे। या फिर एक और कॉन्सेप्ट है, भाई जब पैसों की कमी है तो सरकार पैसे क्यों नहीं छाप देती, इतने पैसे छाप दे, आरबीआई के पास तो पूरी पावर है, भाई बस प्रिंटिंग मशीन है, पैसे छाप दे, सबका कर्जा चुका दे। लेकिन उसमें भी चैलेंज है, वहां हम देखेंगे मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन के बीच में, मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन के बीच का रिलेशन देखेंगे, तब उस चीज को समझेंगे। फिलहाल क्या है, टैक्स रिवेन्यू, टैक्स रेट के बारे में। तो ये बताता है कि जैसे जैसे आप टैक्स रेट, जैसे जैसे आपकी टैक्स रेट ये बढ़ रही है तो आपका टैक्स रिवेन्यू बढ़ेगा, जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ेगी टैक्स रिवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन एक लेवल आएगा जहां जब आप टैक्स रेट बढ़ाएंगे तो ये सैचुरेशन पे पहुंच जाएगा, और उसके आगे आपने टैक्स रेट बढ़ाया तो अब टैक्स रिवेन्यू बढ़ने के बजाय क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। एक लेवल आएगा जब टैक्स रिवेन्यू बढ़ने के बजाय क्या होगा, घटने लगेगा। तो ये जो पॉइंट है ये दिखाता है ऑप्टिमल, यानी कि जहां सबसे बेहतर जो टैक्स रेट है वो, और सबसे ज्यादा गवर्नमेंट का रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। इससे ज्यादा अगर आपने बढ़ाने की कोशिश की तो आपका फिर कम होने लगेगा। जैसे कि अगर आप देखें, जैसे जीएसटी रेट के ऊपर बहुत चैलेंजेस हैं, तो भाई जो वो डिफाइन किया गया, पहले तो ये था 1 नेशन 1 टैक्स, एक नेशन होगा एक टैक्स रेट होगी, लेकिन वो टैक्स रेट डिसाइड नहीं कर पाए, इसलिए इसको मल्टीपल स्लैब्स में रखा कि भाई 5%, 12%, 18% और 28%, इस तरह से। तो वो
इसी ऑप्टिमम लेवल को ढूंढने की एक कोशिश है कि किस तरह से हम अपने टैक्स रिवेन्यू को मैक्सिमाइज कर सके। क्योंकि अगर आपने बहुत टैक्स बढ़ा दिया तो टैक्स जो है ना, टैक्स छुपाने वाले, टैक्स चुराने वाले, ये भी बढ़ जाएंगे। क्योंकि भाई देखिए, आप बहुत मेहनत से कमा रहे हैं, आपका सारा पैसा अगर टैक्स में ही चला जा रहा है तो आपको क्या इंसेंटिव रहेगा। तो वहां से फिर दूसरे दूसरे चैलेंजेस स्टार्ट होते हैं। तो टैक्स रिवेन्यू और टैक्स रेट के बीच में जो एक रिलेशन है वो दिखाता है आपका लेफर कर्व। तो लेफर कर्व क्या है? टैक्स रिवेन्यू ये साइड और टैक्स रेट ये। टैक्स रेट जैसे जैसे बढ़ेगी टैक्स रिवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन अगर ज्यादा आपने टैक्स रेट बढ़ा दिया तो रिवेन्यू फिर यहाँ पीक होकर फिर कम होने लगेगा। ठीक है, तो इतना हमने देखा। अब इससे आगे चलते हैं। इससे आगे है आपका एक लॉरेंस कर्व। ये मैं ऑलरेडी पहले आपको थोड़ा सा मैंने इसकी हिंट दे दी थी इनइक्वालिटीज के बारे में। इनइक्वालिटी की रिपोर्ट जो है वो ऑक्सफैम एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, वो निकालती है। और इनइक्वालिटीज की बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, जैसे कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है। ठीक है, तो उन रिपोर्ट्स को हम अलग से देखेंगे। अभी फिलहाल हम लॉरेंस कर्व के बारे में बात कर रहे हैं। लॉरेंस कर्व जो है वो बताता है बेसिकली आपका इनकम इनइक्वालिटीज। ठीक है, अब इसमें आपका क्या है? क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ इनकम अर्न एंड क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ पीपल फ्रॉम लोवेस्ट टू हाई। आप इसको जो है ना बस इस तरह से समझिए, एक तो लॉरेंस कर्व और साथ में एक चीज है जिसका नाम है गिनी कोएफिशिएंट। ये दो टर्म बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, सीधे आपसे पूछ लिया जाएगा लॉरेंस कर्व, गिनी कोएफिशिएंट। और इसमें एक जो बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है जो कंफ्यूज कर सकता है, जो असमानता को दिखाने के लिए है, बेसिकली इनइक्वालिटीज को दिखाने के लिए है लॉरेंस कर्व। मैं इसकी बहुत ज्यादा डिटेल आपको नहीं समझा रहा हूं कि किस तरह से क्या क्या चीजें हैं, बस आप याद रखिए लॉरेंस कर्व इनइक्वालिटीज के लिए है। और इसमें गिनी कोएफिशिएंट एक चीज होती है। गिनी कोएफिशिएंट आपका, उसकी दो वैल्यू होती है, एक तो जीरो, मतलब इनके बीच में उसकी वैल्यू वेरी करती है, 0 और 1 के बीच में। 0 जो है वो बताता है परफेक्टली इक्वालिटी, परफेक्टली इक्वालिटी। और जो 1 है वो दिखाता है परफेक्टली इनइक्वालिटी। देखो, मैं मानता हूं कि लॉरेंस कर्व जो है गिनी कोएफिशिएंट थोड़ा सा टेक्निकल होगा, लेकिन मैं बिल्कुल बहुत सिंपल लैंग्वेज में, लॉरेंस कर्व, गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है वेरी करती है 0 से लेके 1 के बीच में। अब कैसे कैलकुलेट होती है वो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा सकता हूं, लेकिन जरूरत नहीं है। 0 से लेके 1 तक, 0 जो है वो दिखाता है परफेक्टली इक्वल, यानी कि हर कोई जो है समाज में वो बराबर है इकोनॉमिकली। और 1 दिखाता है अनइक्वल, यानी कि बिल्कुल असमानता है। तो ये परफेक्टली इनइक्वालिटी है और 0 जो है परफेक्ट इक्वालिटी है। लॉरेंस कर्व, गिनी कोएफिशिएंट, ये चीजें हैं आपकी। अभी हम इसके आगे देखते हैं एक चीज, इसके जो आगे है, हाँ, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था जेंडर, इसके ऊपर जो ना कुछ इंडेक्स है। एक तो है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, मैं यहाँ ये लिखता हूं अगर आपको नहीं दिख रहा है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। एक है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स और एक है जेंडर पैरिटी इंडेक्स। इसमें जो मेन चीज है वो आपको ये देखना है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो है इसको निकालता है यूएनडीपी। कौन निकालता है इसको? यूएनडीपी। और जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है इसको निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और जो जेंडर पैरिटी इंडेक्स है इसको निकालता है आपका यूनेस्को। तीनों में लेटेस्ट देखना है इंडिया की क्या रैंक है और टॉप पे कौन है, लास्ट में कौन है। जब भी कोई आप इंडेक्स पढ़े उसमें देखना है आपको टॉप, लास्ट और इंडिया, टॉप, लास्ट एंड इंडिया। इस तरह से आपको कोई भी इंडेक्स पढ़ना है, ये आप देखेंगे। बस मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, जब करंट अफेयर मैगजीन का हम वेट कर रहे हैं, जैसे ही वो मैगजीन आएगी तो तब हम ये कराएंगे, बहुत डिटेल में आप लोगों को कराएंगे। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स कौन निकालता है? यूएनडीपी। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, GGII, इसको निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम।
और जेंडर पैरिटी इंडेक्स इसको निकालता है यूनेस्को। ठीक है, अब देखिए जैसे आपने देखा होगा लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था आपका जो है इंडेक्स के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें लास्ट ईयर की भी रैंक पूछ ली थी। या फिर जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था कि आपका हंगर इंडेक्स में कि इंडिया की रैंक इंप्रूव हुई है या मतलब घटी है। तो आपको जो है जब आप पढ़ें तो थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखें कि पिछले साल के हिसाब से हम घटे हैं या बढ़े हैं। जैसे कि अगर एक रिपोर्ट है आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, तो उसमें आप देखें कि इंडिया की प्रेजेंट पोजीशन क्या है, पिछले साल क्या थी, तो कि घटी है या बढ़ी है। अगर आप दोनों चीजें याद नहीं रख सकते तो बस इतना बेहतर रखें कि हम पिछले साल से बेहतर पोजीशन में हैं या कम है। या जैसे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, पिछले साल 161 थी, इस बार 158 है, तो हम पिछले साल के हिसाब से बेहतर हुए हैं। इसी तरह से हंगर इंडेक्स है तो 102, 107 और 111, तो यानी कि वहां पे पोजीशन डिक्रीज हुई है। तो आप इस तरह से चीजों को, क्योंकि देखिए पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ रटना है, अब हर चीज ही रटने बैठ जाओगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो चीजों को रटना भी जो है ना बहुत स्ट्रेटजी के साथ है कि इस चीज को रटना है, इस चीज को करना है। तो मैं अब एक बार जल्दी से मैं आपको बस एक बार रिवाइज करा देता हूं कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं आज। तो हम चलते हैं स्टार्टिंग से ही। सबसे पहले देखा हमने आपका फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व जो है वो इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति और अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी के बारे में है। इन्फ्लेशन जैसे जैसे अगर कम होगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो एक मॉडरेट लेवल इन्फ्लेशन का चाहिए होता है अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को कंट्रोल करने के लिए। दूसरे लेवल पर है आपका कुजनेट कर्व। कुजनेट दिखाता है इनइक्वालिटी और पर कैपिटा इनकम। देखिए यहाँ भी इनइक्वालिटी है और आपका जो मैंने बताया था लॉरेंस कर्व बोला वहां भी इनइक्वालिटी है। यहाँ दिखाया इसने कि किस तरह से आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ इनइक्वालिटीज बढ़ेगी और फिर धीरे धीरे एक पॉइंट आएगा फिर कम हो जाएगी। ये हो गया आपका कुजनेट कर्व। अब कुजनेट जो है दो टाइप से है, इन्वायरमेंटल कुजनेट है। इसने भी बताया कि जो इकोनॉमी आपका प्री इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, यहाँ है आपका इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये लाइन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये इकोनॉमिक ग्रोथ पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। तो यानी कि जो प्री इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज है जो आपकी एग्रीकल्चर बेस्ड है, वहां आपका लेवल ऑफ जो डिग्रेडेशन है वो बढ़ेगा। फिर आपका इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, यहाँ आपका एक सेंटर पॉइंट आ जाएगा, ब्रेक पॉइंट। फिर आपका पोस्ट इंडस्ट्रियल जो टर्शरी सेक्टर बेस्ड है, फिर आपका डिक्रीज कम होना स्टार्ट हो, मतलब ये डिक्रीज होना जो आपका डेवेस्टेशन है वो कम होने लगेगा। तो इस तरह से ये इन्वर्टेड यू या इन्वर्टेड पैराबोलिक फॉर्म में ये रहता है। फिर हमने देखा लेफर कर्व। लेफर कर्व बताता है टैक्स रिवेन्यू टैक्स रेट के बीच में एक पर्टिकुलर लेवल तक अगर आप टैक्स रेट बढ़ाएंगे तो टैक्स रिवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन जब अगर आप और भी ज्यादा टैक्स रेट बढ़ाएंगे तो टैक्स रिवेन्यू फिर कम होने लगेगा। ठीक है, इसके बाद हमने लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व में हमने देखी एक चीज इनइक्वालिटीज, और इसके साथ साथ देखा हमने गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू जो वेरी करती है 0 से लेके 1 तक रहती है। 0 का मतलब है परफेक्टली इक्वल और 1 का मतलब है परफेक्टली अनइक्वल या इनइक्वल परफेक्टली। ठीक है, तो ये हमने देखा। बाकी फिर बाद में हमने 3 इंडेक्स देखे। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स GII, इसको निकालता है UNDP। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, उसको निकालता है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और फिर है जेंडर पैरिटी इंडेक्स, जिसको निकालता है आपका यूनेस्को। तो ये था आज का सेशन। कल का जो सेशन रहेगा, कल वाकई में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छे से आप लोगों को मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि वो क्वेश्चन जो अभी यूपी पीसीएस ने कराए हैं हाल फिलहाल ही, इससे आपको ये भी पता लगेगा कि यूपी पीसीएस किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कुछ पैटर्न चेंज हुआ है। तो ये सारी चीजें जानने के लिए आप ये पेपर का सॉल्यूशन जरूर अटेंड कीजिएगा। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, जो ऑप्शन है उससे भी जुड़ी हुई चीजें मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में कराने की कोशिश करूंगा। आप इससे देखेंगे कि करंट अफेयर भी वो किस डायरेक्शन में पूछ रहा है। तो कल का जो सेशन रहेगा, कल परसों, ये हम आने वाले टाइम में ये सारे सेशन कराएंगे अब हम, जो हाल फिलहाल में यूपीपीसीएस ने एग्जाम्स कंडक्ट कराए हैं। और ये वो एग्जाम्स है जो आपके जो कुछ एग्जाम कैंसिल हुए थे या लीक हुए थे उसके बाद जो दोबारा कराए हैं, ये वो वाले पेपर हैं। तो इनको जरूर देखिएगा और इसको भी देखिए, कहीं कोई कमी लगे तो प्लीज बताइएगा।
कोई इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। आप नेगेटिव कमेंट देंगे, वी विल ट्राई टू इम्प्रूव। अब वही है, जितनी देखिए नेगेटिव होती हैं बातें, जितना आपका क्रिटिसिज्म होगा मैं उसको पॉजिटिवली लूंगा और मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।